दिस इज़ फन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर सेकंड, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं, खरीदते हैं, जैसे शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, ये जो शुद्ध है वो होता क्या है, शुद्ध है क्या चीज़? तो शुद्ध वो पदार्थ होता है जो क्या एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इसमें कोई अन्य मिलावट यानी कोई चीज़ अलग से और ऐड नहीं की जाती, वही शुद्ध होता है। ठीक है, तो जैसे सभी हमारे पदार्थ जो हैं, दो या दो से अधिक जो है शुद्ध अवयवों के मेल से बने होते हैं, जैसे समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सब मिश्रण है। तो मिश्रण होता क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थों या यौगिकों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं जल में घुला हुआ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, वाष्पीकरण उसको सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा, ठीक है, जल से पृथक कर दिया जाता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसको यौगिक समान जो है, इसका यौगिक समान रहता है। ठीक है, पेय जो पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षण गुण जो है एक समान होंगे। आगे चलते हैं, जो हम ये भी कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक जो है प्रकार के होते हैं, लेकिन वो शुद्ध होते हैं। ठीक है, मिश्रण कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक है समांगी मिश्रण। यह समांगी मिश्रण होता है जिसमें जो मिलाए जाते हैं, ठीक है, या विलयन, समांगी मिश्रण या विलयन, उनका जो है ये रेशियो समान होता है। ठीक है, यानी अनुपात दोनों का समान होता है, तो वो समांगी मिश्रण होता है। और विषमांगी मिश्रण, जिसमें क्या होता है कि दोनों जो जाने वाली चीज़ें होती हैं वो विषम अनुपात में होती हैं, इसलिए विषमांगी। आगे चलते हैं, विलयन के बारे में चर्चा करते हैं। ये है, देखिए, निस्यंदन, जो छानने की विधि है, ऐसे करके छाना जाता है, इस अरेंजमेंट करके। देखिए, यहाँ चलते हैं, विलयन, यहाँ देखिए, ये छानने की विधि है। यहाँ पत्र एक ले लिया जाता है और ये कीप में ये इस पत्र को मोड़ करके ऐसे शंकु के आकार का रख दिया जाता है। उसके बाद जिसको छानना जाता है उसको इस तरफ से डालते हैं और छना हुआ द्रव ये चला जाता है। इस प्रोसेस को हम ये इस क्रिया विधि को निस्यंदन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, विलयन। विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण है। ठीक है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन, ये सब उदाहरण हैं। ठीक है, और जो हमारा वायु होता है वो भी मिश्रण ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, मिश्र धातुएं। ठीक है, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के रूप गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन करते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक लगभग इसमें 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण होता है। जो पीतल होता है वो जिंक, जिसमें 30% होता है, और कॉपर जो है 70% मिश्रण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, किसी विलयन को दो भागों में, जिसे विलायक और विलेय में बांटा जा सकता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक हो, विलयन का वह घटक जिनकी
मात्रा दूसरे से अधिक हो जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाती है उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक है। विलयन का वह घटक जो प्रायः कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है वो विलेय कहते हैं। तो जो चीज़ मिला घुला होता है विलायक में उसे हम विलेय कहते हैं। जैसे आगे चलते हैं उदाहरण में। जैसे चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है, जिसमें चीनी जो है वो विलेय है और जल जो है विलायक है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलेय है जो घुला हुआ है उसमें, और अल्कोहल है जो है विलायक है। ठीक है। वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो विलेय है और तरल जो है वो मतलब जल जो है विलायक है। आगे चलते हैं। ठीक है। हाँ, वायु जो है वो वायु गैस में गैस का विलयन है। ठीक है। यह जो है मुख्यतः दो घटकों जैसे ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। ठीक है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, यानी इनका सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन है, तो इसलिए इसको नाइट्रोजन को विलायक माना जाता है। विलयन के गुण होते हैं। विलयन तो समांगी मिश्रण होता है। ठीक है। विलयन के कण जो होते हैं व्यास में 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ होते हैं, उनसे भी छोटे होते हैं, इसलिए ये आँख से देखा नहीं जा सकता इनको। ठीक है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को पृथक विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी है। जो चीज़ विलयन होगा मतलब जैसे जो विलेय हो गया वो बैठेंगे नहीं, क्योंकि बहुत पृथक किया नहीं जा सकता छान से। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ हम सांद्रता देखते हैं। सांद्रता या घुलनशीलता देखते हैं आगे। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। अब जो है दूसरे शब्दों में देख सकते हैं कि दिए गए निश्चित तापमान पर कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। कोई निश्चित तापमान पर अगर विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है। यानी इसको ऐसा कह सकते हैं, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो उस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहते हैं, यानी उस क्षमता को घुलनशीलता कहते हैं। ठीक है। यदि एक विलयन में विलेय का पदार्थ की मात्रा यानी विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाएगा। ठीक है। किसी पदार्थ की अगर वह मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसको असंतृप्त विलयन कहा जाएगा। ठीक है। और यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक इसका भी लाइन है, फैक्ट है इम्पोर्टेंट। एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। सारे जो हैं विलयन हैं उनकी जो विलयन क्षमता होती है वो अधिक होती अलग अलग होती है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलायक की मात्रा, उसका द्रव्यमान और आयतन में घुले हुए पदार्थ की मात्रा, जो भी घुला हुआ है पदार्थ
उसकी मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, कितना मटेरियल जो है उसमें घुल गया है। ठीक है, विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन 3 विधियां हैं जो हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। ये इसमें क्या होगा, विलयन विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ये देख लेंगे कितना उसका प्रतिशत है, द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत। सेकंड है द्रव्यमान या विलयन के आयतन का प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, विलयन का कितना आयतन है इसका जो है परसेंटेज निकाल लेंगे। आगे चलते हैं, थर्ड वाला जो है विलयन के आयतन और आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो विलेय का आयतन और विलयन का आयतन, इसका अगर निकाल लिया जाए और 100 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, अनुपात निकाल करके 100 से मल्टीप्लाई, तो विलयन के आयतन तथा आयतन का प्रतिशत निकल जाएगा। आइए उदाहरण पर देख लेते हैं। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम नमक विलेय है, विलयन के सांद्रता का परिकलन करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या गिवन में है, दिया है विलेय पदार्थ यानी नमक जो है घोला गया है उसका द्रव्यमान 40 kg है, 40 जी है, ग्राम है। विलायक जो यानी जल का द्रव्यमान है वो 320 ग्राम है। तो हम जानते हैं कि जो विलयन का द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, विलेय विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान। तो हम 40 और 320 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 360। आगे चलेंगे, अगर विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं तो विलेय का द्रव्यमान यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपान में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो यहाँ 40 अपान 360 रख लेंगे। ठीक है, और इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, आ जाएगा 11.1%। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, यानी कि सांद्रता इतनी हो जाएगी। आगे चलते हैं, निलंबन क्या है। ठीक है, निलंबन क्या है कि विषमांगी घोल जो ठोस द्रव से परिक्षेपित की हो जाता है, ठीक है, निलंबन कहलाता है। या निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, यानी पड़े रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। जैसे मान लिया अगर पानी में बालू का कण या जो है बड़े किसी चीज़ का कण डाल दिया जाए तो वो सामने से दिखाई पड़े, यानी विषमांगी घुला ना हो। ठीक है, ये पदार्थ घुलते नहीं हैं, उसको हम निलंबन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं निलंबन के गुण धर्म। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, यानी जो है वो आप आँखों से देख सकते हैं, कणों को आँखों से देख सकते हैं, ये मतलब जो है घुलता नहीं है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे इसका मार्ग जो है दृष्टिगोचर, जैसे प्रकाश का मार्ग जो है दृष्टिगोचर हो जाता है, दिखाई पड़ता है। और जब हम इसे शांत छोड़ देते हैं तो इसके जो कण होते हैं वो नीचे आकर के बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन जो होता है वो अस्थायी होता है। ठीक है, इसको जो है छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जब जब सभी कण बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है। प्रकाश में विलयन में प्रकाश की किरण अगर की भेजी जाए तो उनका प्रकीर्णन भी रुक जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, कोलाइडल विलयन क्या है। अब देखिए, मिश्रण जो भी मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है, यानी क्रियाकलाप में दिखाया गया है, तो जो भी मिश्रण प्राप्त हुआ है उसको कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। ठीक है, कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। ठीक है, निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है। ठीक है, निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है, इसके कारण विलयन जो है समांगी प्रतीत होता है। इसमें क्या होता है, कोलाइडल जो है विलयन में यही होता है कि जो निलंबन में होता है उनकी कणों से अपेक्षा ये छोटा होता है। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में
विलयन विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे दूध, दूध जो है रहता तो है समांगी टाइप का, लेकिन है तो विषमांगी। आइए चलते हैं ऊपर, इसको देखते हैं। अब देखिए कोलाइडल कण। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से तो नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। जैसे कि हमने क्रियाकलाप यानी 2.2 यहाँ देखिए, 2.2 में यहाँ देख सकते हैं हम। कहाँ है 2.2? ये 2.2 ऊपर होगा। यहाँ जो है ये 2.2 में है। ऐसा छान करके अलग कर लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा हमारा जो बाकी चीज़ें होंगी। आगे चलते हैं। प्रकाश की किरण का जो फैलना होता है वही टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम टिंडल इफेक्ट हो गया। इन्होंने क्या किया था कि एक कमरे के में जो है छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तो वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब कमरे में जो धूल कण मौजूद होते हैं या कार्बन के कण होते हैं तो उन पर उनके द्वारा जब दिखाई पड़ता है प्रकाश, तो उसमें वो जो है गति करते रहते हैं। ठीक है, या कभी हम लोग घने घने जंगल में या घने पेड़ के नीचे रहे तो वहाँ से भी सूर्य की रोशनी दिखाई पड़ती है, तो वो टिंडल प्रभाव दिखाई पड़ता है। या जो है कोहरे में अगर देखा जाए तो छोटे छोटे जल के कण भी दिखाई देते हैं। इसी को कोलाइड कण के समान का व्यवहार होता है। ठीक है, इसको हम इसमें देखते हैं। अगर कोई द्रव माध्यम प्रावस्था हो और जो है माध्यम उसका द्रव हो, ठीक है, तो एरोसॉल प्रकार होता है ये। इसमें कोहरा और बादल ये कुहासा टाइप का होता है। ठीक है, ऐसे करके ये चीज़ें हो सकती हैं। आगे चलते हैं। जैसे ये देखिए कोहरा, टिंडल प्रभाव यही होता है। ये हमारा टिंडल प्रभाव है। जब हमको बादलों या कोहरों से घिरा हुआ हो और छोटी सी रोशनी आती है चारों तरफ से फैला हुआ, तो ये टिंडल प्रभाव कहलाता है। आइए कोलाइड के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, ये है इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और इनका मार्ग जो है वो दृश्य बना देते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तली पर बैठ जाते हैं, अर्थात इन्हें ये अस्थाई कहा जाता है। ठीक है, ये अस्थाई होते हैं इसलिए वहाँ बैठ जाते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि जिसको हम अपकेंद्रीकरण, जैसे मलाई निकालते हैं, वही अपकेंद्रीकरण तकनीक से पृथक कर निकाल सकते हैं। ठीक है, कोलाइडल विलयन जो होता है वो परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण के माध्यम से बनता है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ अवस्था क्या है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं। ठीक है, विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कोलाइडल रूप में रहता है इसको हम प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, यानी डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है, ठीक है, उस प्रक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्सिंग मीडियम को हम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। कोलाइडल कण को यानी कोलाइडल को प्रक्षेपण माध्यम ठोस या द्रव या गैस जो भी हो उसकी अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। जैसे सारणी ऊपर देखिए दिया गया है। ठीक है, यहाँ जो है अभी ऊपर दिया गया है। ठीक है, यहाँ हमारी परिचित अवस्था है। फिर परिक्षेपण माध्यम है, कैसा माध्यम होगा,
अगर गैस है, द्रव है, ठोस है, ये इसमें आ जाएगा। और परिक्षिप्त प्रावस्था है किसी चीज़ की, यहाँ कोहरा और ये सब जो है ये गैस है। ठीक है। और द्रव के कण भी पाए जाएंगे कुहासा में या कोहरा में। आगे चलते हैं। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। अब मिश्रण के जो घटक होते हैं उनका पृथक्करण कैसे किया जाए। हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रायः जो है प्राकृतिक जो पदार्थ होते हैं उनको रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। अब मिश्रणों से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है। अब पृथक करके किसी चीज़ को यूज़ करना है तो पृथक जो है ज़रूरी है, अगर शुद्ध पदार्थ निकालना है तो। अब समांगिक तो किया नहीं जा सकता, इसलिए विषमांगी पदार्थ को हम साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथों से चुन करके, छन्नी से छान करके, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकी का प्रयोग भी किया जाता है। आइए, जैसे रंग वाले या डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं, ऐसे ये चीज़ें पृथक की जाती है। जैसे यहाँ है, यहाँ ऐसे रख देते हैं तो अलग करते हैं इसी ऐसे गर्म करके। ठीक है, यहाँ देखिए, स्याही रंग में जल में रंग का एक मिश्रण है। ठीक है, स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि द्वारा हम पृथक किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए यही किया गया है। यहाँ जल था, इसमें स्याही थी, तो जब स्याही को ऊपर भेज दिया गया तो ये वेपर में आकर के ऊपर चला आया वाष्पीकरण में। ठीक है, आगे चलते हैं। दूध से क्रीम कैसे पृथक करें। तो दूध से क्रीम जो पृथक कराई जाती है, जैसे हमारे जो क्रीम आती है, टोंड है, डबल टोंड है प्रकार के दूध, पॉली पैक या टेट्रा पैक पाते हैं। तो इनको जो है पहले क्या करते हैं, दूध से क्रीम निकाल लेते हैं, तब जाकर इसको पैक किया जाता है। ठीक है। तो ये जो दूध का जो क्रीम निकालने का प्रोसेस है वो उसको कहते हैं अपकेंद्री यंत्र, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। ठीक है। इससे क्या होता है कि 2 मिनट तक आप केंद्रित करते हैं। जैसे मतलब अगर कोई अगर चीज़ मशीन ऐसे करके रहेगा, जैसे हमारी वॉशिंग मशीन है, वो भी इसी जो है टेक्निक पर काम करती है। ठीक है। यहाँ चारों तरफ घूमता रहता है, जो किनारे होता है वो ऐसे मलाई ऊपर आती रहती है। ठीक है। और जो है बाकी हल्के कण जो है किनारे ऊपर वाले कण जो है वो तो ऊपर आ जाते हैं, हल्के वाले। ठीक है, यही काम करता है जो है वॉशिंग मशीन में भी। और आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ये कहा गया है कि जो है यह है कि छानक ये कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि छानक पत्र से बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने की छानन विधि को प्रयोग नहीं किया था, अब इनके लिए ये नहीं किया सकता। ऐसे मिश्रणों को क्या करते हैं कि अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के जो कण होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। अब इनका जो अनुप्रयोग है देखिए, जांच प्रयोगशाला में भी होता है, में रक्त, उसमें भी यही कर होते हैं, रक्त वाले में जो भी, और मूत्र के जांच में भी। जब रक्त का भी करते हैं तो जो भारी चीज़ें होती हैं वो नीचे आ जाती हैं, ऊपर वाली हल्के वाली ऊपर आ जाती हैं। डेयरी और घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया, ये भी से कपड़े धोने की मशीन। ठीक है, और सुखाने की मशीन में। आइए आगे चलते हैं, जो दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं आइए देखते हैं। ये देखिए अघुलनशील ऐसे जो हैं
2 एमेटिक तेल है और जल है, और ऊपर पृथक्करण कीप है, ये वाली जो कीप है ये ऊपर कीप है, और ये हमारी मिट्टी का तेल है और जल है। तो स्टॉप कार्क से हम इसी टेक्निक से ऐसे निकालते हैं। ठीक है। देखते हैं ये अनुप्रयोग इसका क्या है कि तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातुमल को ऊपर से हटा लिया जाता है और भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव तथा अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं, क्योंकि घनत्व दोनों का चेंज है तो वो अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर लेते हैं, दूसरी तरह हो जाते हैं। नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? तो कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ है तो इससे परिवर्तित जो है परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयवों को ऊर्ध्वपातित ना होने योग्य अशुद्धियों यानी इस प्रकरण में नमक से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड और नैप्थलीन तथा एंथ्रासीन जो है ये इत्यादि ऊर्ध्वपातित जो है योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। ये सब जो है इनका ऊर्ध्वपातन होता है, यानी जैसे द्रव में आए बिना गैस में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ रखा गया है चीनी मिट्टी की प्याली में कपूर और नमक का मिश्रण रखा गया है, इसको गर्म किया जाता है तो रुई का प्लग ऊपर लगाया गया और जिससे जो है जो भी नमक तो होगा नहीं, कपूर हो जाएगा, कपूर की वाष्प ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ आकर के जब ठंडी होगी तो वो ऊपर आ जाएगा कपूर का। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? आगे देखते हैं। यहाँ देखिए स्याही का अगर निशान है यहाँ पेंसिल से खींची गई है, हमारा छानक पत्र यहाँ ऊपर है, तो अगर इसको जो है ऐसे किया जाए तो यहाँ छानक पत्र है, तार ऊपर से लगे हैं और कागज़ का क्लिप है। ठीक है, कागज़ की छड़ है, इसको रखा जाए अगर तो ऐसे करके क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये है क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण। ये है छानक पत्र है, यहाँ अगर हम एक डाई है इसमें पेंसिल से खींची गई रेखा है, स्याही का निशान यही है। ठीक है, अब देखिए जो स्याही इसमें लगी है यानी जो स्याही हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्या है, जल जो है विलायक के रूप में, डाई विलेय के रूप में। ठीक है, जैसे ही हम छानक जल जो है वो छानक पत्र से ऊपर की दिशा यानी ये जो है छानक पत्र है, इससे जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ आता है पानी ऐसे करके, ठीक है, वैसे ही डाई के जो कण होते हैं, ठीक है, उसको भी अपने साथ ले लेता है, यानी जल कौन ले लेता है, जल ले लेता है। तो क्या होता है कि डाई हम जानते ही हैं डाई जो होता है वो दो या दो से अधिक रंगों के मिश्रण होते हैं। ठीक है, तो जब जैसे पानी ऊपर आता है तो रंग वाला घटक जो जल में अधिक घुलनशील है वो तेज़ी से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, जब उड़ जाता है तो इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। तो मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी जो है ये ग्रीक में क्रोमा का जो अर्थ होता है वो रंग होता है। ठीक है, इस विधि से को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ गया। यह एक ऐसी विधि है
जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं, मतलब एक ही प्रकार के विलायक में जो है कई जो है घुले हों। ठीक है। अब तकनीक में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी की में नई तकनीकी का विकास हुआ। इनका अनुप्रयोग जो होता है, सबसे पहला है डाई में रंगों का पृथक्करण करने के लिए। ठीक है। और प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने के लिए। फिर रक्त में नशीले पदार्थ को पृथक करने के लिए। यही जो है क्रोमेटोग्राफी से ही जो क्या नाम है ये सब पुलिस वगैरह जांच कर लेती हैं कि इसमें जो है उन्होंने नशीले पदार्थ का सेवन किया है कि नहीं, इसी से क्रोमेटोग्राफी से ही टेस्ट करते हैं। फिर दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, आइए देखें। जैसे अगर जल और एसीटोन का मिश्रण है तो उसका कैसे करते हैं, आइए देखिए क्रियाकलाप में। पहले क्या करते हैं, आसवन फ्लास्क ले लेते हैं, उसमें थर्मामीटर लगा देते हैं, जैसे ये इस फिगर में दिया गया है उस हिसाब से एक अरेंजमेंट बना लेते हैं। यहाँ ये फ्लास्क है, ये थर्मामीटर है, ये क्लैंप है, ये आसवन फ्लास्क इसको कहते हैं। यहाँ हमारा जो है ये बर्नर है, ये कंडेंसेट है जो जल को संघनित करता है। ठीक है। और यहाँ से जो हमारा जो यहाँ से उबल करके जो संघनित हो करके यहाँ आएगा एसीटोन। ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मिश्रण को क्या होता है, धीरे धीरे गर्म करते हैं, फिर सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करते हैं। जब एसीटोन वाष्पीकृत हो जाता है तो संघनित हो करके बाहर निकल के एक जगह यहाँ हो जाता है, यही हो जाता है, शुद्ध द्रव हो जाएगा। ठीक है। इस विधि को आसवन कहा जाता है, मतलब गर्म करके फिर ठंडा करना ही आसवन कहलाता है। ठीक है। इसका प्रयोग जो है मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं और जिनके घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है, जो यानी टूटने के लिए क्वथनांक से पहले का अंतराल होता है। ठीक है। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का मिश्रण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न गैस घटकों का पृथक्करण, ये भी प्रभाजी आसवन के द्वारा ही होता है। ठीक है। केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच में ही एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए प्रभाजी स्तंभ कब किया गया है, हाँ इनके और इनके बीच में एक प्रभाजी कॉलम देखिए लगा है ना, ये प्रभाजी कॉलम है, इससे एक स्तंभ का प्रयोग किया जाता है उनके बीच में। फिर वायु से गैसों को हम कैसे प्राप्त करते हैं देखते हैं। देखिए वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण है जिसमें सभी का एक अनुपात फिक्स है। इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले वायु में क्या करते हैं, दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़ित या ठंडा कर किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जब संपीड़ित किया ठंडा किया जाएगा तो दो क्या होगा, वो द्रवित वायु बन जाएगी। फिर उसके बाद प्रभाजी आसवन कॉलम में ठीक है वायु को धीरे धीरे गर्म करना है। जब गर्म करेंगे तो विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण हो जाएगा। जैसे यहाँ क्वथनांक जो है किसका क्या है, कितना है, ऑक्सीजन का क्वथनांक -183 है, आर्गन का है -186 है, नाइट्रोजन का 197 माइनस में है। ठीक है। वायु प्रतिशत आयतन में जो ऑक्सीजन होती है वो 20.9%, आर्गन 0.9% और जो नाइट्रोजन होती है वो 78.1% होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए वायु के घटकों का पृथक्करण ऐसे ही होता है। ठीक है। सबसे पहले ये छानक है। ठीक है। यहाँ से वायु निवेश करती है, यहाँ उसके बाद दबाव और जो है टेम्परेचर किया जाता है कंट्रोल। फिर यहाँ से गर्म वायु आ जाती है, यहाँ से जल इसको ठंडा करने के लिए शीतल जल दिया जाता है, यहाँ से जल निकल जाता है। ये जो है शीतल होने के बाद ये संपीड़ित वायु इधर आती है। ठीक है। अब ये पृथक करने वाला बॉक्स है, इसमें क्या होता है, शुष्क बर्फ़ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत हो जाती है इससे, यानी ड्राई आइस के रूप में
यहाँ से निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो द्रवित वायु होती है ये विस्तारक जेट से इधर लेके चला जाता है। यहाँ आर्गन और नाइट्रोजन, ये प्रभाजी आसवन कालम है, इससे अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, और जो द्रवित ऑक्सीजन होती है वो नीचे से आ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन नीचे होती है तो ये इधर आ जाती है, और आर्गन और नाइट्रोजन अलग अलग कर ली जाती है। ठीक है, ऐसे होता है। फिर ये देखिए, यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है, फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहाँ सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती हैं। ठीक है, यही होता है प्रोसेस। अब देखिए, किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करते हैं। यहाँ देखिए, अगर हम क्या होता है, एक चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट ले लें। ठीक है, उसमें थोड़ा सा जल की मात्रा न्यूनतम घोल दें और अशुद्धियों को छान लें, तो क्या होगा, संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल में से वाष्पीकृत करेंगे। ठीक है, ये क्रियाकलाप है, इससे भी हम सीख सकते हैं। यहाँ देखिए, जल घर में जल शुद्धि निकाय कैसे होता है। यहाँ जल भंडारण होता है। ठीक है, फिर इसके बाद तलहट टैंक होता है। यहाँ जो है ठोस पदार्थों को बैठने के लिए, जैसे मतलब इसमें गंदगी कुछ है तो ठोस पदार्थ यहाँ बैठ जाएंगे और ऊपर जो पानी हो जाएगा वो चला आएगा। फिर निलंबित जो छानने वाली चीज़ें हैं वो भी इधर आएंगी। उसके बाद यहाँ से बचा हुआ इसमें छानक टैंक में आएगा। सब अपने अपने जो टाइप के होंगे, क्वालिटी के होंगे, वो अपनी अपनी जगह ले लेंगे। यहाँ जैसे बड़ा पत्थर नीचे आ जाएगा, उससे महीन ऊपर हो जाएगा, उससे महीन ऊपर हो जाएगा, और जो पानी एकदम रहेगा वो ऊपर आ जाएगा। यहाँ बैक्टीरिया, यहाँ जो बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीनीकरण, यानी इसमें Cl2 का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ से जब क्लोरीन से बैक्टीरिया मर जाएंगे, यहाँ से हम पानी को निकाल लेंगे। यह है जल घर में जल शुद्धि निकाय। ठीक है। अब जब क्या नाम है, हम किसी भी जो ठोस को अगर जो है ठंडा करके उसको क्रिस्टल में बदलते हैं तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ठीक है, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। जैसे समुद्री जल में से जो हम नमक प्राप्त कर लेते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक करके पृथक पृथक किया जाता है। ठीक है, क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकृत विधि से निम्न कारण से उत्तम होती है। कैसे कैसे कारण हैं देखिए, कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। चीनी जो होती है वो अगर आग पाए या गर्म पाए तो वो पिघल जाती है। ठीक है, छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घुलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह जा सकती हैं। वाष्पीकृत होने पर यह अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर देती हैं। अनुप्रयोग इनका क्या क्या है, यानी क्रिस्टलीकरण का, इसमें क्या होता है, क्रिस्टलीकरण में समुद्र जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, फिर अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। अगर कोई नमूना है उसमें फिटकरी की मात्रा है तो उससे अशुद्धियाँ हटा फिटकरी को पृथक करने का। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। अब बताओ तो भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, आइए देखते हैं। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन के बिना, ठीक है, बिना परिवर्तित किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ जल तथा वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे
मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। ठीक है, जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है, जो जलता है। ठीक है, अब जो है तत्व तत्व में आते हैं। रॉबर्ट बॉयल जो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1660-61 ईस्वी में सर्वप्रथम शब्द तत्व का प्रयोग किया। ठीक है, फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेन लेवाजिए, ठीक है, सन 1743 और 1794 में सबसे पहले जो तत्व की परिभाषा को इन्होंने दिया था। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि तत्व जो है पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब तत्वों को उन्होंने क्या किया, साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु तीनों रूप में वर्गीकृत किया। ठीक है, धातुओं में क्या होता है, धातुओं का कुछ गुणधर्म देखा जाए तो ये चमकीली होती हैं, ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने जैसे पीले रंग की होती हैं, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, ये तन्यता होती है इनके अंदर। ठीक है, इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये जो होती हैं आघात वर्ध होती हैं, यानी इसको पीट करके महीन चादरों में ढाला जा सकता है धातुओं में। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव, ये एकमात्र ऐसी द्रव धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है सामान्य ताप पर। और अधातुओं का जो गुणधर्म है ये विभिन्न रंगों की होती हैं, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, ये चमकीली, प्रतिध्वनि पूर्ण और आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल यानी कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब जो है अधातु के उदाहरण हैं। और कुछ तत्व जो है धातु और अधातु के बीच के गुणों का रखते हैं, कुछ अधातु का भी रखता है गुण और कुछ धातु का भी रखते हैं, तो इनको हम मेटलॉइड या उपधातु कहते हैं, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो है ये होते हैं। आगे चलते हैं। अभी इसमें तक जो है तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। ठीक है, इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं जबकि शेष मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व जो हैं वो ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर यानी 303 पर से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। आगे चलते हैं। यौगिक एक यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ मिलाया गया, ठीक है, यहाँ पहले मिश्रण बनाया गया, फिर इसको ज्वाला को हटा दिया गया, मिश्रण ठंडा होकर या दिया गया। ये सब जो है क्रियाकलाप हैं, इससे हम देख सकते हैं। जो हाइड्रोजन होती है ये रंगहीन और गंधहीन और ज्वलनशील होती है। हाइड्रोजन गैस जो है वो रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील होती है। इसकी ज्वलनशीलता जांच कक्षा में ना करें। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, मिश्रण और यौगिक पे चलते हैं, इन दोनों के अंतर पे। तो मिश्रण पहला है, ये इधर मिश्रण क्या होता है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते, जबकि तत्व क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है और जबकि यौगिक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं जब यौगिक बनता है कोई। मिश्रण में घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। यौगिक में
घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। आगे चलते हैं। ये देखिए पदार्थ। पदार्थ में 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, इसमें अगर शुद्ध है तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, यानी कोई नियत संगठन नहीं है। शुद्ध पदार्थ में तत्व क्या होगा, सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता, इसको सरल पदार्थ में नहीं विभक्त किया जा सकता। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन और पारा, ये सब जो हैं तत्व हमारे हैं। यौगिक, ठीक है, अगर ये एक ही परमाणु से बना है तो तत्व, अगर विभिन्न परमाणुओं से बना है तो यौगिक। ये नियत संगठन, इसको जो है रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटकों को विघटित किया जा सकता है, जैसे जल है, मीथेन है, चीनी है, नमक है, ये सब है। अगर मिश्रण में जो मात्रा समान है तो यानी विलेय विलायक की, ठीक है, तो वो समांगी मिश्रण, और नहीं समान है तो विषमांगी मिश्रण। इसमें समान संगठक हैं, इनमें असमान संगठक है। उदाहरण के लिए इसमें समांगी में जल में चीनी तो समांग में हो जाता है, जल में नमक ये भी समांग, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर और जल तथा अल्कोहल ये सब जो है समांगी मिश्रण हो जाते हैं। विषमांगी में बालू और नमक, चीनी और नमक, लकड़ी फिर रक्त, फिर तेल में जल, ये सब जो है विषमांगी हैं। आइए एक बार रिवीजन में देख लेते हैं हमने क्या सीखा। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व या तथा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। ठीक है, मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक किया जा सकता है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं, यानी जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, जिनकी मात्रा ज़्यादा होती है, उसको हम विलायक कहते हैं। और अवयव को विलेय कहते हैं, जिसको में मिलाया जाता है। फिर विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान अथवा आयतन है। आगे चलते हैं। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आँखों द्वारा देखा जा सकता है उसको निलंबन कहते हैं। निलंबन क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है जो सामान्य रूप से देखा जा सकता है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उसे सरलता से देखा नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन किंतु इतना बड़ा होता है कि ये प्रकाश के फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योगों में और दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलेय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। जो भी विलेय कण हैं, ठीक है, उनको परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, और जबकि विलायक जो होता है, जो पूरी तरह से वितरित होते हैं, उनको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं, लेकिन तत्व जो होता है वो पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जबकि यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजन से निर्मित होता है। ठीक है, जैसे जल, तो एक निश्चित अनुपात है तो जाकर के उसी से संयोजन से निर्मित हुआ है, वो यौगिक है। यौगिकों के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। यौगिकों के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुण को दर्शाते हैं, क्योंकि वो मिश्रण होता है। ठीक है, ये नया प्रोडक्ट बना देते हैं ये यौगिक में। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्लास 9th साइंस में। तब तक के लिए नमस्कार। आज्ञा दीजिए हमारे इस YouTube चैनल को फिर से मुलाकात करने के लिए।